सेकंड पॉइंट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक नाम और दे दे तो सेल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारा पॉइंट बन जाता है, ये हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। थैलस, थैलस का तो हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, सुकाय, संगठन, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कोशिकीय संरचना। दोनों पॉइंट्स हम साथ में ले लेते हैं। तो थैलस की अगर हम बात करें तो यहां कह सकते हैं कि थैलस जो है मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, अशाखित, फिलामेंटस, तंतु में, अनब्रांच फिलामेंटस, ठीक है, अनब्रांच फिलामेंटस है। अनेक फिलामेंट आपस में गुंथकर, अनेक फिलामेंट्स आपस में गुंथकर, ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब हो गया समंडल, बनाते हैं जो श्लेष्मीय पदार्थ या आवरण से, आवरण में व्यवस्थित या से ढकी रहती है या आवृत रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन इसकी बात करें तो कुछ हैं स्पीसीज जो कि सूडो पैरेन्काइमेटस वो ब्रांच होती है, उनमें एक्चुअली में शाखा नहीं होती, दूसरी कोशिका उसके साथ जुड़ जाती है या मुकुलन टाइप में दिखाई देती है जो शाखा के रूप में हमें समझ में आती है। ठीक है, तो उसके अंदर शाखन एक्चुअली में नहीं हो रहा है। और इस श्लेष्मीय पदार्थ की वजह से ये हमें कॉलोनी जो है वो नीले हरे अथवा काले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, इसको भी अगर अपन लिखें तो गहरे, जैसे जैसे कॉलोनी मैच्योर होती जाती है उसका आकार भी क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। अब श्लेष्मा की अगर अपन बात करें तो ये कई बार हमें फिलामेंट के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन श्लेष्मीय जेल से ये आवृत होती है। फिलामेंट या अब फिलामेंट की हम बात क्यों करेंगे, ट्राइकोम, अच्छा लिखा नहीं क्या हमने, थैलस मल्टीसेल्युलर अशाखित तंतु, और तंतु कहलाता है ट्राइकोम। तंतु कहलाता है ट्राइकोम। तो अब हम ट्राइकोम शब्द ही यूज में लेंगे, ट्राइकोम की सभी सेल्स, ध्यान रखना है इस चीज को, चौड़ाई में अधिक, चौड़ाई में अधिक तथा ऊंचाई में कम होती हैं। अर्थात ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, चपटी टाइप की होती हैं, चपटे समान संरचना इनकी
होती है। ठीक है, दो सेल्स के मध्य सेप्टा या पट की अगर हम बात करें तो सेप्टा के स्थान पर संकीर्ण नहीं बनता या नहीं पाया जाता है। मतलब बाहर से ये फिलामेंट बिल्कुल सतत दिखाई देता है ट्राइकोम, कहीं से भी हमें दो कोशिकाओं के बीच के पट्ट जो हैं वो दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं जैसे कि ऑसिलोटेरिया, कोरेलाइना एंड कॉनिका। कोरेलिना एंड कॉनिका, ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं में सेल्स ऊंचाई में अधिक ढोलकाकार, ऊंचाई में अधिक तथा संकीर्ण युक्त होती है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लें, ऑस्लोटेरिया प्रोबोसीडिया। ओसिलोटेरिया प्रोबोसीडिया जो भारतीय एक तरीके से स्पीसीज थी, ठीक है, में ट्राइकोम का सीड्स प्रोबोस्कस सूंड, प्रोबोस्कस का मतलब होता है सूंड के समान। बाकियों की अगर अपन बात करें तो इनके जो सूंड वो सीड्स है वो बिल्कुल गोल या कई बार गुम्बदाकार या कई बार कैलिप्ट्रा से आवृत होता है। ठीक है, सेम उस तरीके से गुम्बदाकार या गोल संरचना के रूप में होता है, लेकिन कैलिप्ट्रा से ढका हुआ कभी कभी। लेकिन जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो ये आगे से सूंड के समान हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चरली हम इसको देख लेते हैं तो हमको और क्लियर हो जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो ये हो गया ऑसिलोटेरिया, और हमने कहा कि इसकी कोशिकाएं जो हैं वो चौड़ाई में अधिक और ऊंचाई में कम। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, चपटी है, और ये जो बाह्य भित्ति है उसके ऊपर हमें कहीं पे भी संकीर्ण दिखाई नहीं दे रहे। दोहरी लेयर के रूप में हमने इसको यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, तो ये हो गया एपिकल सेल, और ये हो गया पूरा सेल। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देते हैं ऑसिलोटेरिया सेंटा, जिसका सिंपल सीरीज है गोलाकार या गुम्बदाकार, हमको आसानी से दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। ठीक है, बाकी की डिटेल हम सेलुलर स्ट्रक्चर में देख लेंगे, वरना हम यहाँ पे भर सकते हैं। ये इसमें एक तरीके से वही फोटोसिंथेटिक लेमेली एंड सेल, वो साइटोप्लाज्म केंद्र की हम बात करें तो दिखाई नहीं देगा, कोशिकांगों की हम बात करें तो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोरोलिना का। कोरोलिना के अंदर क्या हो रहा है, ये सीड्स है और ये कैलिप्ट्रा टाइप से हमको आवृत दिखाई दे रहा है। ये इसकी दूसरी कोशिका और ये बाकी के फिलामेंट की कोशिका, जिसके अंदर हमको स्पष्ट संकीर्ण भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हमें कैलिप्ट्रा भी दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ये हमारा हो गया ओसिलोटेरिया कॉनिका। तो ये एक तरीके से कैलिप्ट्रा एपिकल सेल ही है, लेकिन गोपक जंग टाइप में एक तरीके से ढकी हुई। और एक अगर अपन प्रोबिसीडिया की एग्जांपल दें, इसमें भी संकीर्ण तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसका जो सीड्स है वो गुम्बदाकार या कैलिप्ट्रा से कुछ भिन्न। ठीक है, सूंड के समान संरचना के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। दैट इज प्रोबोसिया सूंड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ये एग्जाम्पल हो गया सीडिया का, प्रोबोसीडिया का। तो ये एक बाह्य आकार की होगी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ओसिलोटेरिया। ठीक है, जीनस में अलग अलग स्पीसीज के हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे चुके हैं। एक हम यहाँ पे स्प्लेंडिडा की हम बात करें तो स्प्लेंडिडिया में कोशिकाओं का आकार जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है और चौड़ाई मतलब ढोलकाकार हो जाती है स्प्लेंडिडा में। अब हम आते हैं कोशिकीय संरचना पे। मिटा देते हैं इसको। कोशिकीय संरचना की बात करें तो हम 3-4 लाइनें ही इसके अंदर ड्रॉ करते हैं एक तरीके से।
इसमें दो, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप है, सुस्पष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर अनुपस्थित दिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना की अगर अपन बात करें तो इसमें जीव द्रव्य हम दो सेंस में शो करेंगे। हालांकि इसका कोई एक तरीके से संरचना का कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही जीव द्रव्य पाया जाता है। क्योंकि इसमें दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सेंट्रल के अंदर हम दिखा देते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे गुच्छे के रूप में दिखाने की जगह। दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको दिखाएं तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, और ये इसके अंदर mRNAs एंड कुछ फ्लूइड्स। नाम देना शुरू करें तो डॉटेड लाइन जो बाहर की तरफ दिख रही है ये एक अवंपक परत के रूप में म्यूसिलेजिनस। तो सामान्यतः हम कोशिका की बात करें तो सबसे बाहर की बात करें तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स के रूप में सेल वॉल है, और सेल वॉल जो यहाँ पे है वो दोहरी झिल्ली युक्त है, सेल वॉल। और सेल वॉल में एक्चुअली में क्या हो रहा है, आउटर जो कि लगभग 160 एंगस्ट्रॉम मोटी दिखाई दे रही है, और ये बनी हुई है किसकी, पैक्टिन्स एंड म्यूसिलेज। ठीक है, तो ये एक अवंपक परत के रूप में है म्यूसिलेज, और ये अंदर वाली जो रिज्ड लेयर है वो हो गई पैक्टिन। पैक्टिन एंड सेलुलोज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सेलुलोज एक तरीके से प्लांट सेलुलोज से डिफरेंट है। उसके अंदर की तरफ की अगर अपन बात करें तो ये जो है ये हो गई म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडो ग्लाइकोन सेल वॉल। इनर साइड जो कि है लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम थिक बनी हुई है, पेप्टिडो ग्लाइकोन। ठीक है, यह हम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड भी बात कर सकते हैं, इसे म्यूरिन लेयर के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है? अब अंदर की तरफ तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको पीएम लिख देता हूं ताकि इजी रहेगा, पीएम। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। सामान्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही इसकी संरचना जो है उसका हम आकलन कर सकते हैं। लिपोप्रोटीन से बनी हुई हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर अपन साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के दो वेरिएंट्स लेंगे, जो परिधि की ओर है दैट इज नोन एज पेरिफेरल। जो परिधि की ओर है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। और इस क्रोमोप्लाज्म में क्या क्या है, इस क्रोमोप्लाज्म के अंदर है हेटेरोजीनस फ्लूइड या साइटोप्लाज्म, और इस में क्या है, ये तो हो गए थाइलेकॉइड लैमिनी। ठीक है, थाइलेकॉइड लैमिनी या फोटोसिंथेटिक लैमिनी, जिनके ऊपर एक तरीके से फाइटोक्रोम्स या फाइटोसोम्स जो एडेड हैं, और वो फाइटोसोम्स जो हैं उनमें बेसिकली क्या क्या हैं हम यहाँ पे लिखना चाहें
तो हम पूरे के पूरे फाइटोक्रोम्स के बारे में लिख सकते हैं। उसके अंदर है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई एंड बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स के अंदर हमको क्या मिल रहा है, फ्लेवेनिन, फ्लेवेसिन हो गया, ल्यूटिन्स हो गया, मिक्सोजैंथीन एंड मिक्सोजैंथोफिल। डायग्राम में पूरा नहीं लिख सकते लेकिन थ्योरी में हम इसको पूरा ऐड करेंगे, मिक्सोजैंथोफिल्स। और सबसे बड़ी चीज जो स्पेशलाइजेशन के साथ हम लिख देते हैं वो है ब्ली प्रोटीन्स, तो वो हो गए सी फाइको सायानिन। इसकी बाहुल्यता और प्राथमिकता की वजह से पर्पल कलर, मतलब इसीलिए हम इन्हें ग्रीन ब्लू बैक्टीरियाज या एल्गीज कह रहे हैं। एंड सी फाइको एरिथ्रीन, जिसकी वजह से रेड कलर इनको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो कलर इसीलिए दिखा दिए, ब्लू और रेड कलर पूरी तरीके से। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो थाइलेकॉइड लैमेली या मेम्ब्रेन्स के अलावा यहाँ पे हमको मिलेगा ये रे, दीज आर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स के अलावा अगर अपन बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील, ठीक है। और एक तरीके से जो फ्री फ्लोटिंग है या जो मुक्त प्लावी हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो है वो संरचनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ हमने नाम नहीं लिया, बाकी अगर हम इसकी बात करें तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दीज आर पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के रूप में। और इस संपूर्ण संरचना को जो हम बोलेंगे वो हमने लिखा नहीं है, दैट इज क्रोमोप्लाज्म। ये हो गया क्रोमोप्लाज्म, हम नहीं लिख रहे क्योंकि जगह की कमी है। जो केंद्र की ओर हमको मिल रहा है तो चाहे यहां हम दर्शा सकते हैं, दैट इज क्रोमो। और जो सेंट्रल है, केंद्र की ओर जो है उसको हम बोलते हैं थोड़ी उल्टा बोल दिया, दैट इज नॉट क्रोमो, दैट इज क्या बोलते हैं, क्लोरो। कहाँ गया, CHLORO, क्लोरो, रंगीन, रंगीन क्लोरो, CHLORO। और जो केंद्र की ओर है उसको हम बोलते हैं क्लोरो, क्लोरोप्लाज्म या न्यूक्लियो प्लाज्म, या एक नाम और दे सकते हैं, सही था क्लोरो लिख दिया, क्रोमो लिखो, क्रोमो, CHROMO, क्रोमोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, या कभी कभी साइंटिस्ट इसे सेंट्रोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ अगर अपन क्लोरोप्लाज्म की बात करें तो ये है रंगीन, और इसकी अगर अपन बात करें सेंट्रल, दैट इज क्रोमो प्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म। ये होता है रंगहीन, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या रिजर्व फूड मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेंगे नेसेसरी एंजाइम्स। उसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ जो यहाँ मिलेगी वो है DS सर्कुलर DNA, कुछ RNAs, राइबोसोम्स, एंजाइम्स एटसेट्रा, सेंट्रो या न्यूक्लियो प्लाज्म। हो गई बात करता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक दृष्टि से इनके दो भाग कर दिए गए, जो बाहर की ओर है, क्योंकि बीच में कोई इसमें परत नहीं है तो हम नहीं मान सकते इसको, थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली तो हम इसको नहीं कह सकते कि दो प्रकार का द्रव्य पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर वाला जो है बिना किसी झिल्ली के सेपरेटेड है, वो वहाँ पे तरल है, तरल का मतलब मतलब एक तरीके से कम विस्कस है,
हेट्रोजीनस है और उसके अंदर अन्य कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड रिजर्व्स, क्या बोलते हैं, मिनरल्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लैमेलीज, ये सारे के सारे मिलते हैं। जबकि केंद्रीय की हम बात करें तो रंगहीन है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ विद्यमान है। तो डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट्स हैं, आरएनएज है, राइबोसोम्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे मतलब एंजाइम्स नेसेसरी जो भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज टिपिकल सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्लोटेरिया स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज, वैसे तो हम यहाँ पे बात करें सेंटा की, तो डायग्राम हो गया टीएच डायग्राम ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये है कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। अब इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने सारी यहाँ पे ऐड कर दी और डायग्राम के साथ में पूरी थ्योरी जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई। ठीक है, तो पिगमेंट हो गया और रिजर्व फूड हो गया। रिजर्व फूड की हम बात करें तो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ये रहा ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में लिख दिया, नहीं तो इसमें साइनोफाइसियन भी लिख दीजिए, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। और उसके अलावा हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, ग्लाइकोजन्स, ग्लाइकोजन्स के रूप में, और साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में यहाँ पे भोजन मिल रहा है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, रिजर्व फूड पिगमेंट हो गया। अब इसके अलावा ऑस्लोटेरिया जो है उसके अंदर एक विशिष्ट संरचना या मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ ऑस्लोटेरिया स्पीसीज में पर्टिकुलर इस मूवमेंट की वजह से ही इसे एक अलग सेपरेट जो है वो किसमें, फैमिली के अंदर डिनोट किया गया है, ऑस्लोटेरिएसी। तो हम उन मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दें इसको। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन थैलस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, तो इसको हम एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में पढ़ लेते हैं। और वो हमारा आ जाता है पॉइंट जो है वो है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब अगर अपन बात करें तो गति या गतियां। ऑस्लोटेरिएसी के जो सदस्य हैं वो फिलामेंटस हैं, कई बार गुच्छे से अलग एकल होकर एक इरेक्ट फिलामेंट के रूप में दर्शाते हैं, और स्वयं या कई बार फिजिकल क्या बोलते हैं स्टिमुल्स की उपस्थिति में वो विभिन्न प्रकार की गतियां शो करते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं एक
ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑसिलेटरी एरिया की मूवमेंट्स के बारे में बताइए, एक छोटे क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन। थर्ड वन की अगर अपन बात करें तो थर्ड वन इसमें ऐड कर सकते हैं ग्लाइडिंग। ठीक है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की अगर अपन बात करें तो ऑसिलेशन को बोल सकते हैं डोलन। ठीक है। रिवॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं घूर्णन। और ग्लिडिंग की अगर अपन बात करें तो विसर्पी। ऑसिलेशन, कुछ मुक्त फिलामेंट्स जो कि थैलस से थोड़े अलग है, इरेक्ट है, लंबे हैं, ठीक है, वो अपने ही अक्ष पे अपने आधार को फिक्स मानते हुए, और जो एपिकल सिरा है वो फ्री है और वो बिल्कुल घड़ी के पेंडुलम के समान एक ही डायरेक्शन के अंदर केवल अपनी जगह पर स्थिर करते हुए बेस को स्थिर कर दीजिए और जितना डिग्री दाएं उतना ही बाएं, तो ये इस तरीके से क्या होगा, ऑसिलेशन शो करता है एक ही अक्ष पे। वो ये वाला अक्ष शो नहीं कर रहा, वो ये वाला अक्ष शो कर रहा है घड़ी के पेंडुलम के समान। ठीक है। तो जितना 0 डिग्री से यहाँ तक उतना ही यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके की जो क्या बोलते हैं मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। ठीक है। ऑसिलेटरी का मतलब अपनी जगह पर मूव करने वाली मूवमेंट। कुछ साइंटिस्टों का ये बाह्य उद्दीपनों के द्वारा ऐसा करना बताया गया, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कुछ साइंटिस्ट की, तो उनका कहना है कि इसकी एक्चुअल आंतरिक जो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं चार्जेज हैं उनकी वजह से, प्लस सेल्स के बीच में जो क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन है संकीर्ण, उसके कारण ये जो है गति देखने को मिलती है। और बेसिकली हम बात करें तो इस तरीके की जो मूवमेंट है वो दो टाइप से हो सकती, वो मतलब दो व्यवहार के रूप में या लाभ के रूप में हो सकती है कि फर्स्ट इस मूवमेंट से ये हल्का सा क्या बोलते हैं भोजन की तलाश या भोजन पकड़ने के हिसाब से फायदेमंद हो सकता है, या दूसरा इसकी कोशिकाओं के बीच में जब यहाँ पे ओसिलेशन हमें देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से मूवमेंट होने पर ये कोशिकाएं क्या होती हैं संकुचित और ये कोशिकाएं क्या होती हैं प्रसारित। इस मूवमेंट के कारण अपोजिट ये कोशिकाएं हो जाएंगी संकुचित और ये कोशिकाएं हो जाएंगे प्रसारित। तो संकुचन के फलस्वरूप इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य परत में उपस्थित म्यूसिलेज का क्या होता है डिपोजिशन, ठीक है, बाह्य स्त्राव, जो कि इनकी कोशिकाओं में एक तरीके से अडेशन में मतलब चिपकने में, दूसरा हम बात करें न्यूट्रिएंट्स के रूप में, तीसरा भोजन पकड़ने में, चौथा हम कह सकते हैं डेसिकेशन शुष्कता से बचाने में काम आती है।
क्यों घूमना भी तो बहुत टाइम है, अभी तो 10 मिनट है निकला। 10 मिनट और लूँ, 4 10 मिनट, 4 10 तूने लेट कराया था। तो दैट इज ऑसिलेशन मूवमेंट, और इसी मूवमेंट की वजह से इसका नाम ऑसिलोटेरिया रखा गया। रिवॉल्यूशन में हम बात करें तो सेम वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा यहां पे चेंजेस। ठीक है, इसमें भी आधारीय जो है वो क्या हो गया, फिक्स। आधार से क्या हो गया, ये पूरी तरीके से फिक्स, और ऊपरी जो सिरा है वो फ्री है, मुक्त। लेकिन ये एक फिक्स तल में घूमने की जगह अगर हम इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री का एंगल दें, अर्थात बिल्कुल एक लचीली स्टिक के समान जिसका बेस हमने सॉलिड पकड़ा हुआ है और उसे हम रोल करवा रहे हैं, तो ऊपरी जो सिरा है वो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो पूरा एक चक्कर लगा रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब हो गया घूर्णन, एक चक्र का होना। ऑसिलेशन का मतलब हो गया पेंडुलम या ढोलन। ठीक है, तो इस तरीके की गति ये दर्शाते हैं। तीसरी गति की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए अगर अपन कहें तो ग्लाइडिंग का मतलब होता है ग्लाइडिंग, जैसे किसी सतह से चिपक कर ग्लाइड होना। ठीक है, हम भी जैसे किसी पहाड़ या चढ़ाई वाली चीज़ पे चढ़ते हैं तो उसे ग्लाइडिंग नाम दे रहे हैं। तो ये जो यंग फिलामेंट्स हैं, यंग ट्राइकोम्स, ये यंग ट्राइकोम्स के द्वारा इस प्रकार की गति दिखाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ये फुल्ली ट्राइकोम है, आप यहाँ पे अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसकी सेल्स के बीच की स्पेस है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल्कुल जैसे कि केंचुए की गति जो होती है उस समान, जैसे आगे की कुछ कोशिकाओं का व्यास उतना ही है, पीछे की कुछ कोशिकाओं का उतना ही है, लेकिन बीच की कुछ कोशिकाएं आपस में क्या हो चुकी हैं, संकीर्ण। ठीक है, और वो आधार से क्या हो गई, चिपक गई, और जब वो प्रसारित होंगी तो आगे का जो थैलस है वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, फिर वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और पीछे की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, संकीर्ण। तो वो यहाँ पे आ गई, अब वो अपनी जगह पे चिपक जाएंगी। अब ये वापस प्रसारित होकर आगे गया, वो वहाँ चिपक गया, और ये वापस यूँ चले गया। तो इस तरीके से इसके अंदर केंचुए वाली मूवमेंट या विसर्पी गति जो है इनमें दर्शाई जाती है। और ओवरऑल इन सारी गतियों का जो कैलकुलेशन निकलता है वो यही है कि इनमें ये गतियाँ जो हैं वो किस रूप में आ रही हैं, ये सारी की सारी गतियां जो हैं, एक तो भोजन की तलाश में, दूसरा म्यूसिलेज के स्त्रावण के लिए यहाँ पे प्रयुक्त हो रही हैं। तो ये 3 टाइप की मूवमेंट्स जो हैं वो ऑसिलेटेरिया के अंदर पाई जा रही हैं। ठीक है, कार्ड लिया तेरा, कार्ड कार्ड
लास्ट पॉइंट थर्ड, क्योंकि हमने मर्ज कर दिया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, रिजर्व फूड्स को, ये सारी, तो हमारा आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो 3 टाइप की रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल वेजिटेटिवली ही पाया जाता है। एसेक्सुअल कंप्लीटली एब्सेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो जीवन चक्र की हम बात करें तो लाइफ साइकिल इनकी बिल्कुल सरल है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही इनके अंदर शो किया जाता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो कायिक में पादप का कोई भी कायिक भाग जो है वो कोई विशेष संरचना धारण नहीं करेगा। जीवन के किसी भी अवस्था में इनमें कोई स्पोर जैसी संरचना नहीं मिलती, कोई गैमीट्स जैसी संरचना नहीं मिलती। सामान्यतः ये हैप्लॉइड्स भी हम इन्हें नहीं कह सकते क्योंकि इनमें स्पष्ट केंद्रीय संरचना नहीं है। एक सिंपल जो गुणसूत्र है वही, मतलब जो आनुवंशिक पदार्थ है वही एकल गुणसूत्र के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो एक तरीके से हम उसी को हैप्लॉइड संरचना के रूप में मान लेते हैं। तो इनके अंदर समसूत्रीय की अवस्था में एक तरीके से असूत्रीय विभाजन जो है इन कोशिकाओं के अंदर निर्धारित होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के टाइप्स की हम बात करें तो यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अगर हम ट्राइकोम के थैलस की संरचना देखें तो उसके अंदर ये बाहर की वॉल और ये अंदर का सेप्टा और ये दूसरा सेप्टा, ठीक है, ये 2 कोशिकाएं हमने डिवाइड कर दी हैं। ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका और ये तीसरी कोशिका, सिंपल। जब हम इस संरचना की बात करते हैं तो ये हो गया इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म। लेकिन जीवन की प्रावस्था में यंग स्टेम्स की हम बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शुरुआत हो रही है सेप्टाज की। ठीक है, ये तो सेप्टा था ही और यहाँ पे भी धीरे धीरे सेप्टेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट, और ये अंतः जो सेप्टा है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एक समय ऐसा आता है कि ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़कर कंप्लीट सेप्टेशन के अंदर आ जाएंगे और ये कंप्लीट। तो यहाँ पे सेल डिविजन्स 1, 2 और 3, एक कोशिका से 1, 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल डिवीजन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें तो इसका मतलब हो गया विखंडन। और विखंडन की हम बात करें तो कई बार कुछ फिजिकल स्ट्रेस की वजह से या कई बार ट्राइकोम की लेंथ बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाने की वजह से या उनके बीच के जो सेगमेंट्स हैं उनके बीच में लूज हो जाने की वजह से या कई बार डेसिकेशन, शुष्कता या न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो थैलस है वो बीच में से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एक। और उसके अलावा कभी कभी अगर अपन बात करें तो नेक्रिडिया या हार्मोगोन या हिटेरोसिस्ट के बन जाने के कारण थैलस जो है वो एक या अनेक खंडों में बंट जाता है और प्रत्येक खंड की कोशिका जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा नया थैलस बनाने की क्षमता रखती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इनका सबसे बेस्ट तरीका है जिसके माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, डेवलप होते हैं किसमें, नए थैलस में। और
वो अगर सेम कॉलोनी में है तो वहीं पे, या अगर वो कॉलोनी से बाहर जा रहा है और वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो एक नई कॉलोनी विकसित करने की क्षमता रखता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तीसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोनिया ये एक विशेष संरचना है। यहाँ पे अगर अपन हॉर्मोगोनिया की बात करें तो दो टाइप की हॉर्मोगोनियाज हमको मिल जाती हैं। एक होती है बाय इंटर कैलरी। इंटर कैलरी हॉर्मोगोनिया तब बनती है जब फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में, जैसे यहाँ पे डेवलप हो गई हिटेरोसिस्ट, ये डेवलप हो गई हिटेरोसिस्ट, और इसके बीच की जो कोशिकाएं हैं या इसके साथ की जो कोशिका है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हॉर्मोगोन में, क्योंकि बाकी की कोशिकाओं से इस थैलस का इसका लिगामेंट क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यही कारण है कि ये यहाँ पे जुड़ नहीं पाती। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे हॉर्मोगोन्स की उपस्थिति जो है वो हम बनाते हैं बाय नेक्रिडिया। नेक्रिडिया के फलस्वरूप कैसे, ये है फिलामेंट, ठीक है, और फिलामेंट में हम बात करें तो ये हो गया एक बीच की जो कोशिका है वो कभी कभी क्या हो जाती है, डेसिकेशन की वजह से या क्या बोलते हैं एक तरीके से जीर्ण होने के कारण वो कोशिका मृत हो जाती है और उसका जीव द्रव्य जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, म्यूसिलेज में, और उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी कैसे हो जाती है, डिपोजिशन के कारण ठोस। और ये एक और ये पड़ोसी कोशिका के दाब लगाने के कारण ये कैसे हो जाती है, अवतलातल। ठीक है, एंड दैट इज नॉन एज नेक्रिडिया। ठीक है, और धीरे धीरे ये कोशिकाएं जो है वो किस में बदल जाती हैं, सेपरेटिंग डिस्क। किस में बदल गई, सेपरेटिंग डिस्क में, और ये सेपरेटिंग डिस्क के कारण इनके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं और ये कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, और ये बीच की जो कोशिका है ये मोटी भित्ति युक्त होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया सेल्स में बदल जाती है। ये कुछ हद तक नाइट्रोजन फिक्सेशन में और कुछ हद तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब ये पृथक होकर अनुकूल परिस्थिति में नए थैलस को निर्माण करने में सहायक होती है, या कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सिस्ट के रूप में रुककर नेक्स्ट अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, नए थैलस को जरूर करने की क्षमता ये रखती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 3 टाइप्स में। ठीक है, अब इसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो नहीं पाया जाता। ये एक बिल्कुल सरल और एक तरीके से अविकसित प्रकार का जीवन चक्र अपनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ऑसिलोटेरिया में इतना ही, देन हम पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं यहाँ पे नॉस्टॉक। ये 2 मेंबर्स है साइनोफाइसी के। ठीक है, काफ़ी कुछ हद तक जो है वो सेम ही हैं, परंतु इनकी संरचना में, इनके क्या बोलते हैं जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, क्योंकि बेसिक रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो सेम है, लेकिन रिप्रोडक्शन में चेंजेज आएगा, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा। कोशिकीय संरचना जो है वो दोनों की क्या रहेगी, सेम। ठीक है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करें तो वो भी दोनों में सेम ही है, क्योंकि दोनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रेयरली है। हाँ, लेकिन जैसे नॉस्टोकेसी की हम बात करें तो उसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उसके जीवन चक्र में हिटेरोसिस्ट की उपस्थिति के कारण अनेक प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, लाइक एंडोस्पोर्स, अकाइनेट्स, नैनोस्पोर्स, ठीक है, एक्सोस्पोर्स आदि, एंड खुद हेटेरोसिस्ट जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूजफुल होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।
हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक है आज का हॉट टॉपिक वो मिक्स ऑफ आईसी या साइन ऑफ आईसी का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यूनिट सेकंड में से, ऑसिलोटेरिया। इसे हाईलाइट कर देते हैं। और ऑसिलोटेरिया का एक्चुअली में नाम हम वैसे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऑसिलोटेरिया का एक्चुअली में नाम इसके एक ऑसिलेशन मूवमेंट की वजह से हुआ। जैसे घड़ी का पेंडुलम दोलन गति दर्शाता है, उस दोलन गति के कारण इस ऑसिलेटरी जो मोशन है उसके कारण इस एल्गी का जो नाम है, मतलब एल्गी तो क्या है, इसको हम ब्लू ग्रिल एल्गी कह सकते हैं, साइन ऑफ आईसी का सदस्य है। तो इस मूवमेंट के कारण इसको जो है ये नाम मिला। ठीक है, तो पहले तो एक बार इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, एक्चुअली में जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसमें हमने सिस्टमेटिक पोजीशन को सबसे लास्ट में समझने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे हम सिस्टमेटिक पोजीशन थोड़ा पहले लिख देते हैं ताकि हमको क्लियरिफाई हो जाए। लास्ट में लिखेंगे वो भी हमारे लिए ठीक है, और पहले लिखते हैं वो भी हमारे लिए ठीक है। पहले पूरे व्यवहारिक लक्षणों के बाद में हम इसको सिस्टमेटिक पोजिशन में डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं आए। तो फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डाउन और हल्का सा तिर्यक पोजीशन में, क्योंकि ये इनकी सब क्लासेस के रूप में डिवाइड होती जाती है। क्लियर है? यहाँ पे क्लासेस का मतलब क्लास नहीं, कोष्ठों से मतलब है जो क्या बोलते हैं इसके अंदर चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे अगर अपन क्लासेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिवीजन, और डिवीजन से पहले अगर अपन बात करें किंगडम, तो हम इसे ऐड कर देते हैं इनटू प्रोकैरियोटा। हम इनको समझते हैं किस में? प्रोकैरियोट्स में। तो हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया किस में? प्रोकैरियोटा में। दूसरा डिवीजन की अगर अपन बात करें तो डिवीजन हमारे पास सेम है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, दैट इज साइनोफाइटा। साइनोफाइटा। क्लास की हम बात करें तो साइनोफाइसी, जिसके हम सभी लक्षण अभी देख चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ऑर्डर्स की बात करें तो 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? नॉस्टोकेल्स। नॉस्टोकेल्स की अगर अपन यहाँ पे बात करें लक्षणों की कि हमने नॉस्टोकेल्स में से क्यों रखा है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इनमें जो कोशिकाएं हैं ये बहुकोशिकीय हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है? फिलामेंटस। और उस फिलामेंटस की वजह से अगर अपन बात करें तो उस फिलामेंटस थैलस को क्या कहते हैं? ट्राइकोम। हालांकि हम ट्राइकोम शब्द एल्गीज में भी यूज में लेंगे, जो तंतु है उनको ट्राइकोम कहते हैं। तो ट्राइकोम के समान है और कॉलोनी में है, और श्लेष्मा से एक तरीके से घिरी हुई कॉलोनी के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं वेरिएशंस की बात करें तो फिलामेंट अशाखित, शाखन, अनब्रांच्ड फिलामेंट। तीसरा अगर अपन बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हॉर्मोगोन्स,
रिप्रोडक्शन जो है वो हार्मोगोन्स द्वारा या हार्मोगोन का निर्माण इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें लिखना नहीं है, लेकिन अगर हम दो दो कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। क्लासिफिकेशन ये हमें ऐड कर देना चाहिए। जैसे प्रोकैरियोट्स के लिए हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, पाए जाते हैं। वहीं अगर अपन साइनोफाइटा की बात करें तो साइनोफाइटा के हमारे 4 लक्षण कौन से हैं? एक तो है सेल वॉल का, जो कि किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। दूसरा हम यहां पे बात करेंगे फ्लैजिला के, फ्लैजिला इसके अंदर क्या है, अनुपस्थित है। तीसरा हम बात करते हैं पिगमेंट की, तो पिगमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि इनमें पिगमेंट जो है वो है बिली प्रोटीन्स, सी फाइकोसायनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन। वहीं अपन बात करें रिजर्व फूड की तो वो है साइनोफाइशियन स्टार्च। तो ये लक्षण किसके हो गए, साइनोफाइटा के, ठीक है। और उसी में से कुछ लक्षण हम किसमें कर देते हैं, साइनोफाइसी। तो थोड़े थोड़े सेम, क्योंकि साइनोफाइटा में एक ही क्लास है, 2 क्लास नहीं है, तो एक्चुअली में साइनोफाइटा और साइनोफाइसी के जो लक्षण है वो क्या हो जाते हैं, मर्ज, सेम हो गए। नोस्टोकेल्स, तो नोस्टोकेल्स के आगे फ्लामेंटस थैलस है, अशाखित है, और रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर हार्मोगोन उपस्थित होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं फैमिली पे। यहाँ पे फैमिली का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑसिलोटेरिया, तो फैमिली हो गई ऑसिलोटेरिएसी। ऑसिलोटेरिएसी, और ऑसिलोटेरिएसी की अगर अपन लक्षणों की बात करें तो ऑसिलोटेरिया में हम कह सकते हैं कि इनके अंदर सबसे बेस्ट चीज जो हमने कहा, ऑसिलोटेरिया का नाम क्यों पड़ा, ऑसिलोटेरिएसी या ऑसिलो टाइप की ऑसिलोशन मूवमेंट के कारण। ऑसिलेशन मूवमेंट, जिसको हम कह सकते हैं ढोलन गति, उपस्थित पाई जाती है इस समूह में। तो वहीं अगर अपन बात करें तो जैसे हम नोस्टोकेसी की बात करेंगे तो उसमें डोलन गति नहीं होगी, ठीक है। दूसरा लक्षण अगर अपन इसकी बात करें तो यहां पे मिल रहा है हिटेरोसिस्ट, एब्सेंट, अनुपस्थित। इसमें हिटेरोसिस्ट अनुपस्थित होता है, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरी कैटेगरी में आ जाता है कि जो क्या बोलते हैं, हिटेरोसिस्ट हो गया, ऑसिलेशन मूवमेंट्स हो गया। तीसरा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित, या जीवन काल में कोई स्पोर नहीं बनता। इनमें किसी भी प्रकार के स्पोर्स नहीं बनते, और स्पोर की उपस्थिति एक तरीके से लक्षण है किसका, अलैंगिक जनन का, अर्थात इसके जीवन काल में अलैंगिक जनन नहीं पाया जा रहा, या किसी भी प्रकार का कोई स्पोर इसके अंदर नहीं बन रहा है। अगर हम हार्मोगोन्स की बात करें तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हार्मोगोन एक तरीके से कई बार स्पोर के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन वो वेजिटेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे 3 लक्षण हो गए किसके, ऑसिलोटेरिया के। वहीं जैसे जब हम पढ़ेंगे नोस्टोकेसी, तो नोस्टोकेसी में हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेंगे कि ऑसिलेशन मूवमेंट नहीं मिलेगी, हेटेरोसिस्ट पाया जाएगा, और जो फिलामेंट है, एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे,
जो फिलामेंट है वो कैसा रहेगा, सतत, ठीक है, सतत, संकीर्ण, अनुपस्थित। दो कोशिकाएं जहां पे जुड़ती हैं सेप्टा, वहां पे संकीर्ण गर्त पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई गर्त नहीं पाया जाता। एक दो एग्जाम्पल्स को छोड़कर यहाँ पे कोई गर्त नहीं पाया जाता। तो ये हो गया सारा का सारा लक्षण। अब अगर अपन जीनस की बात करें तो जीनस के तो पूरा स्पेसिफिकेशन हमको देना ही है, ठीक है, तो जीनस की ही हम यहाँ पे अब बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटा बाय स्मिथ। क्लासिफिकेशन बाय स्मिथ। फ्रिस का नहीं दिया है हमने, स्मिथ का दिया है। अगर फ्रिस का देते तो हम कहाँ से बात करते, साइनोफाइसी से बात करते, लेकिन स्मिथ है तो हम डिवीजन से बात करेंगे, साइनोफाइटा से। तो ये हमारे लक्षण हो गए। अगर हम दो दो या तीन तीन ये लक्षण ऐड करते हैं क्लासिफिकेशन में तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज पोजीशन बनती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जीनस, और जीनस क्या है यहाँ पे, जीनस इज ऑसिलोटेरिया। ऑसिलोटेरिया नोट डाउन कर लीजिए, इसको हटा दें यहां से। ऑसिलोटेरिया पढ़ना है हमें। जीनस ऑसिलोटेरिया। और स्पीसीज हम धीरे धीरे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएंगी वैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा वही टाइप जो हम अब इतनी देर से पढ़ते आ रहे थे। तो जब हम ऑसिलोटेरिया की बात करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो बन जाता है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। यहीं अगर अपन कोर्स बुक की बात करें तो ये आपको वर्ड अकरेंस के रूप में भी मिल जाएगा, OCCURRENCE। अकरेंस का मतलब हैबिट और हैबिटेट का मतलब तो हो गया स्वभाव एंड आवास, कहाँ मिल सकते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। और वहीं अकरेंस की बात करें तो वही आवास है, प्राप्ति, प्राप्ति स्थल, ठीक है। हैबिट एंड हैबिट, तो उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सिंपल वे में हमारे पास में एक ही अच्छी सी लाइन है कि ये अधिकांशतः फ्रेश वाटर
फ्री फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड पोजीशन में पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः अगर अपन लिखें तो सामान्यतः इसकी जो अधिकतर जातियां हैं अधिकांश स्पीसीज जातियां लवण रहित जल में, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती हैं। दूसरा अगर अपन बात करें तो इनकी जो कॉलोनीज हैं श्लेष्मा, म्यूसिलेज, से घिरी हुई, कुछ के अंदर नहीं भी पाया जाता लेकिन सभी में पाया जाता है, दिखाई नहीं देता। वहीं अगर अपन नॉस्टॉक की बात करेंगे तो नॉस्टॉक में स्पष्ट दिखाई देंगे और उसी से घिरी हुई पाई जाती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये कुछ तो जुड़ी हुई होती हैं और कुछ जो है फ्री फ्लोटिंग्स के रूप में होती हैं। तो लवण रहित जल में, या आप इसे इतना बड़ा ना लिख के अलवणीय भी लिख सकते हैं, अलवणीय जल अर्थात फ्रेश वाटर, ठीक है। अब एक लाइन हमने नहीं लिखी, हम ऐड करना चाहें तो तब ये फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिलेगा, कुछ नदियों में, कुछ नालों में, कुछ लेक्स में, कुछ पॉन्ड्स में, कुछ गड्ढों में, कुछ वैलीज के कंदराओं में, जहाँ पे जल जो है वो स्टोर हो जाता है, स्टैग है, ठीक है, रनिंग में नहीं है, या कुछ स्पीसीज की हम बात करें तो रनिंग के अंदर भी ये हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त और अगर हम बात करें तो स्वच्छ जलीय है लेकिन दूषित, तो प्रदूषित जल स्रोतों, तो प्रदूषित जल स्रोत कैसे हो गए, जैसे कि कोई गंदे पानी का नाला, कोई नाली, ठीक है, कोई पॉन्ड या किसी तालाब जिसके अंदर हमने सीवेज वाटर या गंदे वाटर को जो है यहाँ पे डाल दिया, तो उसमें जो प्रदूषण है, जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धि किस रूप में होगी वहां पे, क्या बोलते हैं, संयुक्त यौगिक के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के रूप में, अशुद्धि कार्बनिक यौगिकों के रूप में। तो इस प्रकार का प्रदूषित जल जो कि अशुद्धियों से भरा हुआ है, मतलब कार्बनिक कंपाउंड से भरा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम है, वाटर में लाइट के इंटेंसिटी बहुत कम, क्योंकि मटमैला पानी है, मतलब कलरफुल पानी है, स्वच्छ पानी नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इस प्रकार के जल स्रोतों में ऑसिलोटेरिया स्पीसीज बहुतायत में पाई जाती है, और ये किसी हद तक सही भी हैं, क्योंकि जब ये वहाँ सर्वाइव करती है और रिप्रोडक्शन रेट हाई रखती हैं तो इनकी ज़्यादा मात्रा जो है वो प्रदूषित जल में ऑक्सीजन बाई फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की काउंटिंग बढ़ा रहा है, बीओडी के मान को बढ़ा रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि उस प्रदूषित पानी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया जो कि प्रदूषण और बदबू उत्पन्न कर रहे हैं उनको संदमित करते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो बैक्टीरिया उनको सर्वाइव करते हैं, जिससे वहाँ पे ऑक्सीकरण की रिएक्शन बढ़े और जल जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रदूषण से स्वच्छता की ओर बढ़े। तो ये हमारे एक तरीके से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का भी एक तरीके से हिस्सा है। तो बहुत सारी एल्गीज है जो इसके अंदर भी हमको पाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ अयूजुअल घटनाओं की अगर अपन बात करें तो अयूजुअल घटनाओं का मतलब हो गया एपिफाइटिक हो गया, एंडो या एपिजोइक हो गया, लिथोफाइट्स हो गया, गर्म पानी के स्रोतों में हो गया, बर्फ़ में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जो अलग अलग जगहों पे पाई जा रही हैं। तो जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल्स के रूप में लिखें तो फर्स्ट इज ऑस्लोटेरिया,
अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे थे साइनोफाइसी, तो साइनोफाइसी में तो हमें कंप्लीट ऑसिलोटेरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑसिलोटेरिया भी है, नॉस्टॉक भी है, कि अलग और दूसरी स्पीसी वो मतलब जीनस के सदस्य भी। लेकिन यहाँ पे तो हम बात ही ऑसिलोटेरिया की कर रहे हैं, तो हम इसको ओ डॉट से भी दर्शा सकते हैं। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक है प्रोलीफिशिया, ऑसिलोटेरिया प्रोलीफिशिया, प्रोलीफिका या फिशिया। तो ऑसिलोटेरिया प्रोलीफिशा की जो प्रजाति है वो एक तरीके से मुक्त प्लावी, इन बहते जलों में मुक्त प्लावी के रूप में। बाकियों की हम बात करें तो ये सबमर्ज्ड है या किसी धरातल से जुड़ी हुई है, कॉलोनी जो है श्लेष्मा के कारण चिपकी हुई है, लेकिन ये मुक्त प्लावी के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये ज़्यादातर कुछ एक कोशी के सदस्यों के रूप में भी हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑसिलोटेरिया टर्बीफॉर्मिस, टेरिबीफॉर्मिस। तो ऑसिलोटेरिया ओडेट टेरिबीफॉर्मिस, अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि ये बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम स्पीसीज स्मॉल लेटर से, बाकी सारे स्पेलिंग्स स्मॉल, केवल जीनस का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पे होता है। तो मैंने इसको ओ डॉट टेरिबीफॉर्मिस के रूप में दिखाया। और इसके लिए अगर अपन कहें तो ये गर्म जल के स्रोतों में पाई जाती है, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर ये प्रजाति देखने को मिलती है, जिसका तापमान लगभग 54-55 डिग्री से लगभग 70 डिग्री तक होता है। वहाँ पे ये सर्वाइव करने में सक्षम हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ऑसिलोटेरिया की स्पीसीज जैसे कि सिनेक्टा, सेनेक्टा की स्पेशलाइजेशन ये नम दीवारों पर व चट्टानों पर। तो ये एक स्पीसीज है जो नुकसान देती है चट्टान दीवारों को भी। ये एक तरीके से नीला डार्क कलर जो है दीवारों को छोड़ जाती है, बाद में काले रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी वजह से दीवारें जो है वो कैसी दिखाई देती है, धब्बेदार या गंदी दिखाई देती हैं। बरसात ऋतु में या क्या बोलते हैं, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये दीवारों के ऊपर क्या होता है, परिलक्षित होता है या डेवलप होता है। तो नम दीवारों पे या चट्टानों के ऊपर जो है ये मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो ऑसिलोटेरिया लाइमोसा, इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लाइमोसा, लाइम का मतलब होता है लाइम वाटर, लवणीय जल, खारा पानी। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि खारे पानी की झीलों में या खारे पानी के स्रोतों में, खारे पानी के स्रोतों में ऑसिलोटेरिया फार्मोसा। ऑसिलोटेरिया फार्मोसा की अगर हम बात करें तो ये धान के खेतों में या जैसे चावल, तो ये दो स्पीसीज हो गई इसकी, दो हैबिटेट्स हो गए इसकी। एक तो धान के खेतों में है तो ये टेरेस्ट्रियल हो गया, जिसको हम सेप्रोफाइट्स के रूप में जानते हैं, सतह के ऊपर। दूसरा ये एपिफाइटिक के रूप में। तो एक तरीके से ये हो गया स्थलीय व अधिपादप। अधिपादप का मतलब हो गया पादपों के ऊपर सर्वाइव करने वाला, मतलब एपिफाइटिक। और वहीं अगर अपन स्थलीय की बात करें तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल एंड एपिफाइटिक। और टेरेस्ट्रियल में भी कौन सी वैरायटी होगी, सेपोफाइट्स, जो कि सतह के ऊपर, क्राइसोस सतह के नीचे, ठीक है, फार्मोसा। तो धान के खेतों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कर रहे हैं। और अगर अपन धान की बात करें तो प्रोटीनियस है ये सीरियल्स, और प्रोटीन में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो एक तरीके से मेन कंपोनेंट्स के रूप में है नाइट्रोजन। और डायरेक्ट प्लांट जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। इसी की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो आपको कभी कभी ग्रीन ब्लू रूप में भी दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि प्रिंसेप्स
प्रिंसेप्स की हम बात करें तो ये समुद्रीय जो जीव हैं जलीय, उनके अंदर उनकी श्वसन नाल के अंदर एंडोजोइक के रूप में पाए जाते हैं प्रिंसेप्स। ऑस्लोटेरिया प्रिंसेप्स समुद्री जीवों में श्वसन नाल में, तो सब कुछ समुद्री जीव कर देते हैं, सब में तो नहीं, कुछ समुद्री जीवों में एंडोजॉइक, एंडोजॉइक का मतलब एक तरीके से ये जैसे अधिपादप था वैसे ही ये हो गया अंतः जंतु, अंतः जंतु, ये पादप के ऊपर था, ये जंतुओं के शरीर के अंदर है। ठीक है, एक काफ़ी है, फिर वैसे तो वैराइटीज लिखते जाएं तो ये इतने एग्जाम्पल्स के रूप में। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू ओपी देसिकाचारी, जो यहाँ के एक तरीके से क्या एल्गोलॉजिस्ट है, ठीक है, टीवी देसिकाचारी, लगभग 1959 तक इंडिया में ऑसिलोटेरिया की लगभग 70 स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई की, जो अलग अलग हैबिटेट्स के अंदर आइडेंटिफाई है या पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें तो हम बात कर सकते हैं किसकी, एक तो वही सेंटा, ऑस्लोटेरिया सेंटा, ठीक है, एक हम ऑस्लोटेरिया में ही बात कर लेते हैं दैट इज डेक्लोर्टा, डेकोलॉर्टा, DECOLORTA, डेक्लोर्टा, ठीक है। एक एम्फीबियंस के अंदर से मतलब एंडोजॉइक के रूप में मिल रही है तो ऑस्लोटेरिया एम्फीबियाना या एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। एक हम आप बात कर सकते हैं ऑस्लोटेरिया क्लेविसेप्स, ये फंगस के साथ में सहजीवी के रूप में। एक है एक तरीके से इंडियन प्रजाति है, विशेष प्रकार का इसका सुमुंड या सूंड के आकार का जैसे फिलामेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो ऑस्लोटेरिया क्या बोलते हैं प्रोपोस, प्रोबोसीडिया, PROBOSCIDIA, प्रोबोसीडिया। अगर हम इनकी बात करें तो ये स्पीसीज हैं जो कि विशेष तौर पर इंडियन है और बहुतायत में पाई जाती है। अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक तरीके से स्नेक्टा जो है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो इसको हम लिथोफाइट भी बोल सकते हैं, लिथोफाइट। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड
cell structure. लिख लीजिए एक बार इसको।